हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, और ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देख लेना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगेन एक डिस्क्लेमर मेरा एक क्लियर कट रहेगा कि ये किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड की स्ट्रेटेजी मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ये जितने भी स्टॉक्स मैं बताऊंगा ये सिर्फ मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि इनमें अभी कुछ अपडेट्स आए थे तो वही जस्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो अपनी स्टडी आप खुद से करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। एंड सबसे बेहतर ये होगा कि आप किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कोई भी सर्विस इस तरह की लेनी चाहिए जो आपको बाय सेल या होल्ड की अच्छे से जो आपको गाइडेंस दे सके। तो वो एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही होता है, तो उसी से आपको हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जस्ट अगेन कहना चाहूंगा ये ओनली एक स्टडी पर्पस के तौर पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LIC के शेयर की मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि LIC को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके एक और बिजनेस भी है जो हिडन है, जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं है कि LIC एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। LIC का एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो भी है। तो LIC भी समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करती रहती है, अपना नए शेयर्स में बाय करती है, या स्टेक बढ़ाती रहती है, या स्टेक सेल भी करती रहती है। तो ये जो पूरा वीडियो है, हाल ही में LIC ने कुछ शेयर्स में, यहाँ पे मैं 4 शेयर्स की बात करने वाला हूँ, और भी जगह पे उन्होंने बाय सेल किया है, लेकिन 4 शेयर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसमें LIC ने अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे एड ऑन किया है इस क्वार्टर में। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि LIC का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो कितने का है। यहाँ पे जो आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा ये ओवरऑल LIC का है, लेकिन इसके अंदर अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखेंगे तो 31 मार्च 2024 तक का जो LIC का पोर्टफोलियो था वो लगभग था 12 लाख करोड़ का, 12,39,740 करोड़ का। तो आप देख ही सकते हैं कि पोर्टफोलियो का साइज कितना बड़ा है, लार्ज है LIC का। उसके बाद आप थोड़ा सा क्विक अपडेट भी देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ये जो फिगर है वो 12 लाख से बढ़ के 15,72,000 पे भी पहुंच चुका है। तो कितना बड़ा जंप ऑलरेडी कर चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कि LIC ने, हाँ, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि LIC ने कोई शेयर बाय सेल या होल्ड किया है तो आप भी सेम करें, लेकिन हाँ, हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह की कंपनी में LIC बाय कर रही है या किस तरह की कंपनी में सेल करे। तो यहां से हम रिकमेंडेशन नहीं ले सकते, लेकिन हम सीख सकते हैं कि हाँ, कहां पे अंडर वैल्यू है, या हो सकता है या नहीं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं स्टडी पर्पस के तौर पे कि बड़ा कोई म्यूचुअल फंड हाउस या बड़ा कोई इन्वेस्टर अगर किसी शेयर में अगर बाय कर रहा है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस शेयर को हमें स्टडी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। LIC के सबसे पहले शेयर में जहां पे उन्होंने स्टेक रेज किया है, उस कंपनी का नाम है LTI माइंट्री, और आई थिंक आप लोगों को इस शेयर को जानते भी होंगे। यहाँ पे कंपनी ने जो है 5.033 से स्टेक बढ़ाकर 7.034 कर दिया, तो काफी हेल्दी वहां पे स्टेक बढ़ाया है। और आप LTI माइंट्री के शेयर को देख भी सकते हैं, आज के दिन लगभग 1-1.5% ऊपर था। पिछले एक महीने की बात करें तो 5-6% ऊपर है, 6 महीने की बात करें तो 27% ऊपर है, 1 साल की बात करें तो 13% है। और देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा कमबैक भी किया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 41% के रिटर्न है। रिटर्न कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनका माइंट्री के साथ मर्जर भी हुआ था, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पैटर्न पूरा ढंग से वो नहीं हुआ है, एडजस्ट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको ये रिटर्न्स कम दिख रहे हैं। लेकिन ये L&T ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है, एंड काफी बड़ी कंपनी है, एंड शेयर निफ्टी 50 का स्टॉक है। दूसरी बात तो आप पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में पढ़ लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड offers extensive range of IT services like application development, maintenance and outsourcing, enterprises solution, infrastructure management services, testing, digital solution and platform based solution to the client in diverse indication। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक IT कंपनी है। TCS, Infosys, टेक महिंद्रा, HCL इनका एक कॉम्पिटिटर है, और काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है, छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं है ये भी। उसके बाद किस किस वर्टिकल में काम करता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, BFSI मॉडल में करता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज में करता है, हाईटेक मीडिया एंड
इंटरटेनमेंट में करता है, रिटेल, सीपीजी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज एंड पब्लिक सर्विस। तो जैसा बिजनेस टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल का सेम उसी तरह के बिजनेस में ये भी काम करता है और दिग्गज कंपनी है। कहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका। हर कोई आईटी कंपनी जो है ज्यादातर उनका जो मोस्ट रेवेन्यू है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनका यूएस से ही आता है, उसका यूरोप से 15% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11-11.5% किया आता है। सर्विसेज में 34%, एडीएम एंड टेस्टिंग से आता है, इंटरप्राइज सॉल्यूशन से 31%, क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी से 14%, एआई एंड एनालिटिक्स से 12% के आसपास, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन मोबिलिटी से 9%। प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी का 30+ कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स में है, तो कंपनी बहुत बड़ी है, काफी जगह फैली भी हुई है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी आप देख सकते हैं, कंपनी है के पास 700 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं एंड इट्स टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 26% का रेवेन्यू देते हैं, टॉप 5। और टॉप 10 की बात करें तो 34% एंड टॉप 20 की बात करें तो 45%। तो और 14 क्लाइंट जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 मिलियन प्लस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं कितनी धुआंधार कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और ये तो पुराना डेटा है, इसको बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे आप कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं कि एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 1,84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी 39 का है, इंडस्ट्री पी जो है 34 का है, तो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है इंडस्ट्री पी से, पर इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है आई थिंक, मुझे लग रहा है। आरओसी 31% का है, आरओई 25% का है और फेस वैल्यू 1 की है, स्टॉक प्राइस लगभग 6,227 रुपए का है। तो आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी स्टॉक प्राइस को देख के किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना नहीं होता है। हाँ, आपके पास पूंजी कम हो सकती है कि आपके पास 6,000 हो ही ना, आपके पास 500,000 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कबाड़ स्टॉक उठा लें। आपको नहीं लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पढ़ना कोई, लेकिन आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस महंगा है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है कंपनी में या कैसे स्टडी करना चाहिए उसको। तो आप कॉम्पिटिटर की बात कर ही सकते हैं, मैं आपको बताया ही है। टीसीएस नंबर 1, इन्फोसिस, उसके बाद एचसीएल, उसके बाद विप्रो। हालांकि टेक महिंद्रा से ये ऊपर निकल गए हैं, पहले टेक महिंद्रा 5वें नंबर पे होता था, अब एलटीआई माइंडट्री 5वें नंबर पे है, तो काफी अच्छी कंपनी है ये भी। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं 2013 से, 562 करोड़, 996, 769, 836, उसके बाद 971, 1,112, 1,516, 1,520, 1,938, 3,950। यहाँ पे देख रहे हैं आप नंबर एकदम से शूट क्यों है? क्योंकि एलटीआई एलएनटी इंफोटेक माइंडट्री का मर्जर हुआ था विद माइंडट्री, इस वजह से ये नंबर जो है बहुत बड़ी जंप दिख रही है आपको। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से कंपनी बहुत अच्छा करने लग गई, बल्कि ये मर्जर हुआ था और मर्जर के बाद सिनर्जी मिली और उनका रेवेन्यू भी, जो माइंडट्री भी कमाती थी और एलएनटी भी कमाती थी, तो दोनों का एक साथ यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं, इसलिए ये एकदम से बड़ा जंप आया यहाँ पे। और कंपनी कमाते कमाते 4600 के आसपास का प्रॉफिट कमाने लग गई है, तो आप देख ही सकते हैं। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 21,000 करोड़ के रिजर्व हैं। कर्जे की बात करें तो 2,326 करोड़ का कर्जा है, ना के बराबर कहूंगा कंपनी के साइज के हिसाब से। एंड प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, 68% के आसपास प्रमोटर है, और प्रमोटर इसके है भी कौन? एलएनटी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े प्रमोटर जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि वहां पे ड्यू डिलिजेंस आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप किसी शेयर में जब बाय करते हैं। लेकिन बड़ा अगर कोई ग्रुप है, उसकी कंपनी में अगर इतना बड़ा ग्रुप है एलएनटी, अगर इसमें आप इस चीज को मिस भी करेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप हैं और काफी सालों से, कई सालों से ये अपनी कंपनी को चलाते आ रहे हैं, तो इनमें ऐसी कोई गड़बड़ होती नहीं है। एफआईएस 7-7.5% है, डीआईएस के बाद 14-15% के आसपास हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट 0.10 है, पब्लिक के पास भी 9% की हिस्सेदारी है। तो एक वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफी अच्छी कंपनी है, इसको आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। काफी अच्छी बेहतरीन आईटी कंपनी है, 5वें नंबर की कंपनी है, निफ्टी 50 का भी ये स्टॉक है। तो आइए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इस बैंक के बारे में बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि ये बैंक जो है आप देखें अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, तो अभी भी ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, और लोग कई बार इस पे वीडियो बनाते भी हैं कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बनेगा या ये बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके नंबर्स में अभी भी दिक्कतें हैं।
एचडीएफसी तक उस तरह का परफॉर्मेंस देने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और इस बैंक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो 3% डाउन, 6 महीने की बात करें तो 18% डाउन, 1 साल की बात करें तो 24% डाउन, 5 साल की बात करें तो 30-38% के रिटर्न हैं, लेकिन बहुत ही कम रिटर्न है, बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है इसने भी। लेकिन हाँ, पोटेंशियल जरूर है इस स्टॉक में, काफी अच्छी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो पहले ये छोटे लोन्स में काम करती थी, आपने नंबर्स पढ़े भी होंगे इंडसइंड बैंक के इस बार के और आईडीएफसी के भी, इन दोनों के नंबर्स खराब इसलिए आए थे क्योंकि ये एसएमई लोन्स ज्यादा दे रहे थे, और एसएमई लोन्स जब बढ़ते हैं तब अच्छा तो लगता है कि लोन्स जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन उन लोन्स की रिकवरी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एसएमई छोटे टाइप के लोन होते हैं, और उसमें ये कंपनी काफी एग्रेसिव थी पहले। हालांकि इन्होंने अब शिफ्ट किया है उस चीज को, ये रिटेल की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो लोन्स दे दिए हैं वो कब आएंगे कब नहीं, उसमें तो टाइम लगने वाला है। तो कंपनी के चीजें पढ़ लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, स्टॉक पी 20 का है और इंडस्ट्री पी 10 का है, तो महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि सस्ती है कंपनी, क्योंकि अगर आपको स्टॉक प्राइस 65 रुपए का दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता हो जाता है, एक वैल्यूएशन नाम की चीज भी होती है। तो वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हाई है, हाँ, पर इतना ज्यादा हाई भी नहीं है। और ऊपर से अगर बात प्राइस टू बुक भी देखें, अगर शायद यहां लिखा हो, हाँ, प्राइस टू बुक 1.43 का एक्चुअल में, मैं सॉरी यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई। जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं ना, उनका जो है स्टॉक पी से ये नहीं पता लगाया जाता कि वो सस्ता है या महंगा, उनका जो बेस्ट पैरामीटर होता है वो प्राइस टू बुक होता है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देखा जाए तो 1.43 कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, काफी रीजनेबल प्राइस पे ही ये मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो सबसे की थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे रेशियोज वगैरह इनकी पढ़ लेते हैं, थोड़ी यहाँ पे वो है पेड वर्जन है। तो इसके कॉम्पिटिटर की बात पहले कर लेते हैं। तो एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है, 13 लाख करोड़ की कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक 9 लाख करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5 लाख करोड़, एक्सिस बैंक भी 3.5 लाख करोड़ के आसपास, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 47,000 करोड़ की कंपनी है। तो एचडीएफसी तक पहुंचने के लिए परफॉर्मेंस भी काफी दमदार चाहिए इनके पास। लेकिन प्राइस टू बुक अगर यहाँ पे देखें तो लगभग आईडीबीआई, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सबका जो वो है वो सेम ही प्राइस टू बुक पे मिल रहे हैं, तो सस्ते हैं। अगर एज कंपैरिजन हम सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से करें एचडीएफसी आईसीआईसी, तो इनसे थोड़ा सस्ते पे ही ट्रेड कर रहा है, और सस्ते पे ट्रेड करने की वजह भी है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी अपने प्रॉफिट में नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से थोड़े से अंडर वैल्यूड रहते हैं। इस बार का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें इनका, तो 2017 से 1019 880, फिर लॉस में गई, फिर 483, फिर 132, फिर 2485, फिर 2945, फिर 2319। तो आप देख रहे हैं कि बैंक जो है ना अपने प्रॉफिट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, ऊपर नीचे इनके प्रॉफिट्स होते रहते हैं। इसी वजह से आप चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं कि तेजी आती तो है इन स्टॉक्स में, लेकिन टिक नहीं पाती। यहां पे तेजी आई फिर नीचे आया, फिर यहां पे तेजी आई फिर नीचे आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक में। आने वाले दिनों में कम बैक कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने शिफ्ट किया है अपना जो पोर्टफोलियो है वो रिटेल बैंकिंग की तरफ ज्यादा। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये चीजें कैसे फिगर आउट होती हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 0 की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 27-27.5%, डीआईएस के पास 16.5% के आसपास, गवर्नमेंट भी 9% का स्टेक लेके बैठी हुई है। देख लेते हैं इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो काफी अच्छा हेल्दी स्टेक गवर्नमेंट का भी है इसमें। उसके बाद पब्लिक की बात करें तो 47% की हिस्सेदारी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टॉक प्राइस सस्ता है, इस चक्कर में लोग इसको खरीदते हैं और फंस जाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं कंपनी बेकार नहीं है, कम बैक जरूर कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वी वैद्यनाथन जी, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। काफी अच्छे बैंकर हैं वो, काफी अच्छी पर्सनैलिटी भी है, अच्छे से काम भी करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी नाम है उनका। तो उस बैंक को इस यहां तक भी पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके बारे में आपको, अगर आप आईडीएफसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से इस बैंक की शुरुआत करी थी और कैसे कैसे वो यहां तक इसको लाए हैं। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और इस वजह से उन्होंने बिजनेस मॉडल को चेंज भी करा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म ये स्टॉक कर सकता है। तो बात कर लेते हैं अब तीसरे स्टॉक के बारे में, जहां पे LIC ने, हाँ सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया यहाँ पे बताना कि DIs में आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए LIC ने यहाँ पे अक्टूबर 2024 में 2.77% का स्टेक यहाँ पे ऐड किया है IDFC बैंक में, तो आप देख ही सकते हैं। और मैं LNT-90 का भी दिखा देता हूं एक बार फिर से, ये दिखाना मैं भूल गया था। यहाँ पे LIC का देख लीजिए, शेयर होल्डिंग मार्च 2023 में 3 का था, फिर 5 का किया और अब सीधा ले गए हैं 6.98 पे। हालांकि अक्टूबर का यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, IDFC का यहाँ पे अपडेट हो गया। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये 5 से लेकर 7 पे ले गए, तो वो 7 आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। IDFC का आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो चुका है कि उन्होंने स्टेक बढ़ाया है अपना। तो उसके बाद तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी है यहाँ पे IRCTC एंड चौथी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो पहले IRCTC को पढ़ लेते हैं। आई थिंक इस स्टॉक के बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये शेयर क्या करता है। रेल टिकटिंग वगैरह ये सब काम ये कंपनी है, रेलवे वगैरह जो भी है यही मैनेज करते हैं। पिछले 1 महीने में बात करें तो नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में बात करें तो स्टॉक जो है 26% नीचे आ चुका है अपने टॉप लेवल से। 1 साल की बात करें तो काफी अच्छी हेल्दी गिरावट है, लेकिन फिर भी 1 साल में 16% के रिटर्न ऑलरेडी फिर भी इसने इतनी गिरावट के बाद दे रखे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। 5 साल की बात करें तो 353% के धमाकेदार रिटर्न हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हुए। 5 साल की बात करें तो 421% के रिटर्न है। तो कंपनी आप देखें तो काफी टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप ओवरऑल देखें 2021 के बाद से एक ही रेंज में, और कंपनी 25% डाउन भी है अपने ऑल टाइम हाई से। तो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में कैसे चीजें फिगर आउट होती हैं। उसके बाद कंपनी का मार्केट क्या आप देख सकते हैं 65,000 करोड़ का है, स्टॉक पी 54 का है, इंडस्ट्री पी 54 का है। तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड हो रही है। ROC 53 का है, ROE 40 का है, फेस वैल्यू 2 की है। उसके बाद सीधा इसका कोई कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, आपको पता ही होगा, क्योंकि रेलवे चलाने की अथॉरिटी और किसी के पास है ही नहीं। तो एक सिंगल कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको, ये मोनोपोली कंपनी जरूर है, लेकिन एक गवर्नमेंट की मोनोपोली कंपनी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कल अगर किसी को भी बोल सकती है कि आप कोई भी आके यहाँ पे रेलवे चला सकता है, तो इनकी मोनोपोली टूट सकती है। तो ये जो इस तरह की जो मोनोपोली है, ये खुद से IRCTC द्वारा नहीं बनाई गई है, ये गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये मोनोपोली में है। पर मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जल्दी से गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी नहीं, तो आप जब तक देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कभी अगर ऐसी न्यूज आई तो इसके स्टॉक प्राइस में इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन चांसेस मुझे नेग्लिजिबल के बराबर ही लगते हैं। प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का 2015 से 131, 189, 229, 231, 309, 513, 187, यहाँ पे कोविड का टाइम था, 660, 1006, 1111, 1200। तो कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ जरूर रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इतनी मैसिव नहीं है। प्रॉफिट कमा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है जरूर, लेकिन बहुत बड़ी जंप नहीं आई है। इस वजह से स्टॉक प्राइस जो है लगभग एक ही रेंज में घूम रहा है, क्योंकि जब बुल रन आता है तो स्टॉक जो है बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और महंगे होने के कारण ही आप देख रहे हैं कि महंगे होने के बाद स्टॉक ने बेशक प्रॉफिट अपना डबल कर लिया, यहाँ 660 से बढ़कर 1200 हो गया, लेकिन स्टॉक प्राइस बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जब ये 660 के प्रॉफिट पे था तो कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना भगाया जा चुका था कि वो ऑलरेडी 1200 के, जितना वो 1200 के प्रॉफिट पे भागना चाहिए था, उतना वो 600 के प्रॉफिट पे भाग गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी कंसोलिडेट करेगी ही करेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन हो गया था उस टाइम पे। यही वजह है कि स्टॉक प्राइस अभी तक भागा नहीं है। रिजर्व की बात करें तो 3,363 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है। कर्जे की बात करें तो 42 करोड़ का कर्जा, ना के बराबर ही मैं इस कर्जे को कहूंगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं। ईयरली प्रमोटर्स का 62% है, और प्रमोटर होगा भी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। FIS के पास 7% की हिस्सेदारी है, DIS के पास 13, 13.5, 14 के आसपास ही कह सकते हैं आप। पब्लिक के पास 16%। DIS में बात करें, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 9% की हिस्सेदारी 9.20 से 9.58 पे ले गया है, और अक्टूबर मंथ का भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे अपडेट भी नहीं हुआ है, तो आई थिंक ये और भी बड़ा होगा थोड़ा बहुत। तो आप देख ही सकते हैं वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी, और काफी अच्छी कंपनी है। इसको भी आप स्टडी जरूर कर लेना कि किस तरह के है और गिरावट में हमें लेना चाहिए या नहीं, ये आपको स्टडी करने के बाद ही पता लगेगा। तो आप स्टडी जरूर कर सकते हैं।
चौथे शेयर की बात करें तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे 4% से हिस्सेदारी बढ़ा के सीधा 7% पे कर दी है। इसका भी अगर चार्ट पैटर्न देखें तो 55 रुपए का शेयर प्राइस है। एक महीने का देखें तो 11-12%, 6 महीने में 21-22% की गिरावट, एक साल की बात करें तो 25% की तेजी रही है। हालांकि स्टॉक ऊपर से गिरा हुआ है काफी, लेकिन उसके बाद भी काफी तेजी। 5 साल की बात करें तो 345% के रिटर्न मैक्सिमम देखें तो आप देख ही सकते हैं। चार्ट पैटर्न देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना वॉलेटाइल स्टॉक है। जब रैली आती है तो एक तरफ आती है और जब कोलैप्स आता है तो वो भी एक तरफा ही आता है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा आपको मैं कहूंगा कि संभल के आपको जाना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से ही कंपनी जुड़ी हुई है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 8 का है। गवर्नमेंट शेयर्स की जो पी होती है वो ज्यादातर आपको लोअर ही दिखेगी। उसके बाद इंडस्ट्री भी 9 का है। आरओसी 5 का, आरओई 22 का। उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं खुलेगा कि नहीं। कॉम्पिटिटर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, 7 लाख करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 लाख। पंजाब नेशनल भी 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। कैनरा बैंक 92,000। इंडियन बैंक 75,000। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 42,000 करोड़। उसके बाद कंपनी के नंबर्स इस बार के थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्वार्टरली 5,000 करोड़ का, सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू की बात करें 5,068। सितंबर 2024 में हो गया 6,017। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं सीधा सितंबर 2023 की 920 था, जो बढ़ के इस साल हो गया था 1,333। तो काफी प्रॉफिट में काफी अच्छी जंप थी। एंड क्वार्टरली भी देखे तो 1,295 का बढ़कर 1,333 हो गया था। तो काफी अच्छी शानदार नंबर्स इस कंपनी ने इस बार के दिखाए थे। हालांकि मैंने इसको वीडियो में कवर नहीं किया था, लेकिन कंपनी के नंबर्स देख के पता लग रहा है कि काफी अच्छे डिसेंट नंबर कंपनी ने। उसके बाद एनपीए भी देख लेते हैं। एनपीए जो सितंबर 2023 में था वो था 2.19, और इस बार एनपीए जो घटकर 1.84 हो गया था। एंड क्वार्टरली भी देखे तो 1.85 से घटकर 1.84 हो गया था। तो काफी शानदार नंबर है, देखने में पता लग रहा है कि कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में। आप देख ही सकते हैं कि प्रॉफिट भी बढ़ा एंड एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कम हुए, तो जो कि दोनों ही चीजें कंपनी के फेवर में है। काफी अच्छे तरह से कंपनी ने बिजनेस किया था इस क्वार्टर में, काफी शानदार नंबर्स रहे थे। उसके बाद ईयरली नंबर्स देख लेते हैं। 769, 399, 465, 118। माइनस में कंपनी चलेगी, लॉस में, फिर लॉस में बड़े बड़े लॉस, फिर 399, फिर 571, फिर 1153, फिर 2605, फिर 4000, तो 4896। तो आप देख सकते हैं पिछले 4-5 साल से कंपनी ने काफी दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कमबैक किया है। यहाँ पे 399, 571, जब से प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है, कंपनी ने वापस मुड़ के आज तक देखा नहीं है। कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती जा रही है। पर ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं। 79% के पास की हिस्सेदारी है। प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज यूजुअल, आपको पता ही था। एफआईज 1 पॉइंट, डीआईज 11, पब्लिक के पास 7.43। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक ही है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या ये अपने इन नंबर्स को कंसिस्टेंसी के साथ आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है। क्योंकि हालांकि पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमा के दिया है यहाँ पे। और कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको देख भी रहे होंगे। 5 साल के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही दमदार 345% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया वहां पे डीआईज वाला सेक्शन, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार ओपन हो जाएगा अभी। लाइफ इंश्योरेंस आप देख सकते हैं 4 पॉइंट से सीधा बढ़ाकर 7 पॉइंट पे यहाँ पे एलआईसी ले गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पे क्या होगा इस शेयर में। एलआईसी ने तो काफी बड़ी बाइंग करी है इस क्वार्टर में। अक्टूबर मंथ का डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था, और मैंने आपको चारों स्टॉक्स के बारे में बता दिया। लेकिन एक क्लियर कट डिस्क्लेमर फिर से ये देना चाहूंगा कि कभी भी आपको स्टॉक प्राइस को देख के बाय सेल या होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है वो एक प्राइस है। एक्चुअल कंपनी की वैल्यू क्या है, वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेटर है या डिस्ट्रॉयर है, ये आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो बाकी अगर आप मेरे से पूछें कि आप किस किस स्टॉक को कौन सी रैंकिंग देना चाहेंगे, मैं रैंकिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले जो रैंकिंग दूंगा वो
LTI माइंडट्री को ही दूंगा, और उसके बाद IRCTC, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, और उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं रैंकिंग दे रहा हूं कि किस हिसाब से कौन कौन सा स्टॉक ज्यादा बढ़िया है। आपको स्टडी खुद से करना है, एंड पूरा डीपली स्टडी करिए। कोई भी शेयर जो है बाय करने से पहले आपको किसी की भी वीडियो देख के, इवन मेरी क्यों ना हो, किसी की भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपको कभी बाय सेल या होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको खुद से स्टडी करना चाहिए और फैक्ट्स को खुद चेक करना चाहिए कि यार ये रियलिटी में है भी या नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी को भी देख लिया और हाँ भाई ले लिया आंख बंद करके, नहीं। क्योंकि अगर आपका जब स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा ना, तो वो यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं कि आपको सेल करना है या बाय करना है या होल्ड करना है, क्योंकि उसका काम था वीडियो बनाना और उसने वीडियो बना दिया। तो आपको ये डिसीजन हमेशा खुद से लेना चाहिए। खुद से अच्छे से स्टडी करिए, पूरा टाइम दीजिए। उसके बाद जब खुद का कन्विक्शन आपका हो जाए, उसके बाद ही स्टॉक में जंप करिए, ताकि आप किसी को ब्लेम ना करें। आपको ये वीडियोस वगैरह मेरी हो या किसी भी वीडियो, हमेशा रेफरेंस के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि बताना चाहिए कि ये जो बंदे ने हमें बताया है, हमें उसको स्टडी करना है और देखना है कि वो सही बता भी रहा है या नहीं। तो आपको क्रॉस चेकिंग हमेशा करनी है, एंड खुद से ही डिसीजन बाय सेल या होल्ड कर लेना चाहिए। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।